ब्रीफ संक्षेप में भारतीय शेयर बाजार के इतिहास के बारे में जानेंगे। शुरुआती दौर में भारतीय शेयर बाजार कैसे इवॉल्व विकसित हुआ और उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की भी बात करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में आम जनमानस का स्टॉक मार्केट की ओर रुझान बढ़ा है। आजकल मार्केट में निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं, पर उनमें से अधिकांश निवेश के विकल्प मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को भी आप पछाड़ नहीं पाते या थोड़े से मार्जिन से आगे रहते हैं। वहीं शेयर मार्केट में निवेश हमें अपनी पूंजी कैपिटल को तेजी से बढ़ाने का विकल्प प्रदान करता है। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन का आसान शब्दों में अर्थ है चीजों और सेवाओं की कीमत में उछाल। यह आपके पैसे की मूल्य को कम करता है और साथ ही साथ आपकी क्रय शक्ति परचेजिंग पावर को भी कम करता है। जब इन्फ्लेशन की दर में वृद्धि होती है तो आप उतनी ही पैसे से कम चीजें खरीदते हैं। यदि आप इन्फ्लेशन से आगे रहना चाहते हैं तो आपके पास आज के पैसे से भविष्य में जितना माल खरीदने का इरादा है उससे खरीदने के लिए आपके पास अधिक धन होना चाहिए। लेकिन पैसे पेड़ पे नहीं उगते। अगर पैसा बढ़ाना है तो उससे रिटर्न अर्जित करना हो। रिटर्न कमाने के लिए आपको निवेश करने की जरूरत है। इसलिए महंगाई से निपटने के लिए निवेश करना जरूरी है। एक सवाल, शेयर बाजार के इतिहास को क्यों जाने या इसे जानने की क्या जरूरत आन पड़ी? बिजनेस मॉडल को समझें, कंपनी से एनालाइज करें, इन्वेस्ट करें, मुनाफा कमाएं। तो एक कहावत आपने सुना होगा, इतिहास खुद को दोहराता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इससे भी ज्यादा सटीक शेयर बाजार के लिए एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ बट इन सच अ कनिंग डिस्गाइज दैट वी नेवर डिटेक्ट द रिजेम्बलेंस अंटिल द डैमेज इज डन। हिंदी में इसका अर्थ यह है, इतिहास अपने आप को इस चालाकी और छुपे हुए ढंग से दोहराता है कि जब तक आप इसे समझ सके क्षति हो चुकी होती है। व्यवहारिक रूप में कहने का अर्थ यह है कि अगर आप शेयर बाजार में पुरानी गलतियों से सीख नहीं लेते तो आप एक बड़े आर्थिक हानि को बुलावा दे रहे हैं। आज हम लाभ हानि के संदर्भ में शेयर बाजार की बात नहीं करेंगे, बल्कि अलग अलग कालखंडों में बाजार का क्या रूप है। भारतीय शेयर बाजार एशिया के सबसे पुरानी शेयर बाजारों में एक है। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में अंग्रेजों द्वारा पूंजी के उगाही कैपिटल रेज करने के लिए भारतीय व्यापारियों को ईस्ट इंडिया कंपनी के फाइनेंशियल स्टॉक में इन्वेस्ट करने और बड़े मुनाफे कमाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 1830 के दशकों में बैंकों और कॉटन प्रेस के कॉर्पोरेट स्टॉक और शेयर्स ट्रेडिंग के लिए अधिक प्रचलन में थे। फिर आया साल 1855 का 1855। 5 भारतीय ट्रेडर्स के द्वारा मुंबई के हर्निमैन सर्किल के सामने स्थित एक बड़े से बरगद के पेड़ बनियन ट्री के नीचे ट्रेडिंग के काम को शुरू किया गया। ये बरगद का पेड़ आइकॉनिक बनियन ट्री आज भी अपनी जगह पर हरा भरा स्थित है। उन दिनों ब्रोकर्स और ट्रेडर्स जोर जोर से चिल्लाकर आवाज देकर शेयर्स के खरीद बिक्री के काम को अंजाम देते थे, जो काफी अनौपचारिक, इनफॉर्मल और असंगठित डिसऑर्गेनाइज था। 1860 में ट्रेडिंग का काम फलने फूलने लगा था। ब्रोकर्स की संख्या बढ़कर 60 के करीब हो गई थी। साल 1861 इसी समय एक जुनूनी दौर आया जिसे हिस्टोरियन और राइटर्स के द्वारा स्टॉक मेनिया का नाम दिया गया। विश्व पटल पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो इस दौर के शुरू होने का कारण बनी। अप्रैल 1861 अमेरिकन सिविल वॉर। 1861 अमेरिकी गृहयुद्ध के कारण अमेरिका के कॉटन प्लांटेशन से इंग्लैंड के लैंकाशायर कॉटन मिल्स को जो कॉटन सप्लाई होते थे वह गृहयुद्ध के कारण पूरी तरह से प्रभावित हुए और धीरे धीरे ठप पड़ गए। इन दिनों भारत द्वारा इस कमी को पूरा किया गया, जिसके फलस्वरूप कपास के व्यापार में लगे व्यापारियों और दूसरे स्टॉक ब्रोकर्स के वहारे न्यारे हो गए और यह दौर अगले 5 सालों तक चला। और फिर सन 1865 अमेरिकी गृह युद्ध के समाप्त होते ही उछाल भरा बाजार धड़ाम से धराशायी हुआ। इसे इंडियन शेयर मार्केट के पहले क्रैश के रूप में जाना जाता है। कई नामी ग्रामी ट्रेडर्स दिवालियेपन के कगार पर आ खड़े हुए। उस समय मुंबई के बड़े नामचीन व्यवसायियों में नाम शुमार होता था सीजे रेड्डीमनी, रुस्तम जी, जमशेद जी, जीजा बॉय, प्रेमचंद, रॉयचंद, BH कामा, खारशीद जी, फरदीन जी पारेख, KN कामा व्यवसायियों का। इसी उठापटक के बीच आने वाले वर्षों में स्टॉक ब्रोकर्स के एक अनौपचारिक इनफॉर्मल समूह ने खुद को द नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में अपने आप को संगठित किया, जिसके एक मुख्य फाउंडर मेंबर थे सेठ प्रेमचंद रॉयचंद।
इनके द्वारा कई नियमों को सुझाए गए जो आज भी उपयोग में लाए जाते हैं और इसी संगठन को 1875 1875 में औपचारिक फॉर्मल ढंग से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रूप में संगठित किया गया। 318 मेंबर मिलकर ₹1 मेंबरशिप शुल्क के साथ इस एक्सचेंज की स्थापना की। जनवरी 1899 1899 में ब्रोकर्स हॉल का उद्घाटन किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मुंबई की टाउन हॉल के पास स्थित एक पुरानी बिल्डिंग से संचालित किया जाता था। 1928 में एक्सचेंज ने मुंबई के हर्नीमैन सर्किल के नजदीक एक भूभाग प्लॉट का अधिग्रहण एक्वायर किया, जहां 1930 तक एक इमारत बनकर तैयार हुआ। इसी भूभाग से लगे हुए मार्ग को आगे चलकर दलाल स्ट्रीट के नाम से जाना गया। वर्ष 1956 बम्बई स्टॉक एक्सचेंज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत स्थायी मान्यता प्राप्त हुई। अभी हम जो टावर्स देखते हैं उनका निर्माण 1970 के दशक के अंत में शुरू किया गया और 1980 में ये बनकर तैयार हुआ। 1980 का साल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए काफी महत्वपूर्ण था, जब एक्सचेंज अपने अभी के फोर्ट वाले एरिया में शिफ्ट हुआ। शुरुआती समय में इस बिल्डिंग को बीएससी टावर्स के नाम से जाना जाता था। सर फिरोज जमशेदजी जीजाबॉय, जो बीएससी के 1966 से लेकर 1980 तक 1966 टू 1980 अध्यक्ष प्रेसिडेंट रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में बीएससी टावर्स अब फिरोज जमशेदजी जीजाबॉय टावर्स के नाम से जाना जाता है। 1980 के दशक के पिछले भाग में मेहता का राजमा मार्केट मजमा दौर चल रहा था। फिर आया हलचलों भरा वो साल 1992 का 1992। इसी साल इंडिया के मनी मार्केट के सबसे बड़े स्कैम का पर्दाफाश हुआ, जो लगभग 4000 करोड़ राशि का था। पर ये राशि का अंक अभी भी विवादित कंट्रोवर्शियल है। कहीं कहीं पे ये अंक 10,000 से 15,000 तक भी आंका गया है। इस घोटाले के मुख्य आरोपी के तौर पे बीएससी के स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता का नाम सामने आया। मेहता का राजमा मार्केट मजामा दौर खत्म हुआ। एक्सचेंज और बैंक की कार्यप्रणाली वर्किंग सिस्टम पर काफी गंभीर सवाल खड़े किए गए और साल 1993 का 1993 दिन 12 मार्च समय दोपहर के 1:25 दिल दहलाने वाला बॉम्बे सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट। 13 बॉम्ब धमाकों का पहला धमाका बीएससी बिल्डिंग में बेसमेंट के गैरेज वाले भाग में हुआ। करीबन 50 ब्रोकर्स और ट्रेडर्स इस धमाके में मारे गए। फिर आया साल 1995 का। बीएससी द्वारा सारी ऑपरेशंस और डीलिंग्स को पूरी तरह से कंप्यूटराइज कर दिया गया। हालांकि यह सिस्टम दूसरे देशों में काफी पहले से प्रचलन में था। सिस्टम को बोल्ट का नाम दिया गया, बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम, और अगले साल ही 1997 में पूरे देश में इस सिस्टम को संचालित कर दिया गया। 2001 में बीएससी ने विश्व के पहले सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बेस्ड इंटरनेट ट्रेडिंग सिस्टम BSEwebex.com को अपनाया। इस सिस्टम की मदद से विश्व के किसी कोने में बैठा व्यक्ति बीएससी के प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकता था। 2002 में एक्सचेंज का नाम द स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे से बदलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कर दिया गया। साल 2005 में एक्सचेंज कॉर्पोरेट एंटिटी में तब्दील हो गई और नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड लिखा जाने लगा। आइए सरसरी नजर डालते हैं एनएसई स्टॉक एक्सचेंज पर। मुंबई में स्थित एनएसई भारत का एक लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1992 में डीम्यूचुअलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के रूप में हुई थी। यह भारत का पहला एक्सचेंज जो लेटेस्ट मॉडर्न और पूरी तरह से ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम की सुविधा उपलब्ध कराती है। देश के शहरों और दूर दराज इलाकों में फैले ट्रेडर्स इन्वेस्टर को सरल ट्रेडिंग सुविधा, फाइनेंशियल एजुकेशन, मार्केट अपडेट्स, मार्केट डेटा फीड्स, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस और दूसरी सुविधा उपलब्ध कराती है। एनएसई द्वारा इन एसेट्स क्लास में ट्रेडिंग के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इक्विटी, डेरिवेटिव्स, डेट। भारत के कुछ चर्चा योग्य स्टॉक मार्केट क्रैश। दोस्तों, एक जागरूक और सचेत निवेशक होने के कारण हमें स्टॉक मार्केट क्रैश की जानकारी होनी चाहिए। वैसे निश्चित तौर पे स्टॉक मार्केट क्रैश को परिभाषित नहीं किया जा सकता। अगर पिछले 5 से 10 दिनों में लगभग सभी शेयर्स और इंडेक्स में भारी गिरावट दर्ज की गई है तो ये स्टॉक मार्केट क्रैश का संकेत हो सकता है। यह गिरावट बहुत ही कम समय में देखी जाती है।
जिससे स्टॉक मार्केट में मंदी छा जाती है। लगभग सभी स्टॉक लाल निशान के साथ दिखाई देते हैं। इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में नया पैसा लगाने से दूरी बना लेते हैं, जिससे गिरावट में और तेजी आ जाती है। शेयर मार्केट क्रैश के कारण बेरिश मार्केट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और मार्केट में बायर्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सेलर्स खड़े हो जाते हैं। आपदा में अवसर। स्टॉक मार्केट क्रैश एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम कुछ भी खरीद लें। हमेशा वही शेयर्स खरीदें जिनका आपने एनालिसिस किया हुआ है और जिसके बिजनेस मॉडल को आप समझते हैं। अगर आप गिरावट के मार्केट में शेयर्स खरीद रहे हैं तो शेयर्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदें। इसमें ऐसे पैसे को इन्वेस्ट करें जिनकी आपको निकट भविष्य में आवश्यकता नहीं है। बिना सोचे समझे खरीदे गए शेयर्स नुकसान भी दे सकते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर क्वांटिटी के पीछे ना भागकर क्वालिटी शेयर्स को थोड़ा थोड़ा खरीदते रहें। आइए पिछले कुछ वर्षों में हुए मार्केट क्रैश की संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। क्रैश 1865 का 1865। इसके संबंध में वीडियो के शुरू वाले भाग में हमने चर्चा किया है। 1982 का शेयर मार्केट क्रैश 1982। इस वर्ष जो हुआ उसे क्रैश की श्रेणी में तो नहीं रखेंगे, बल्कि एक घटना थी जिसमें कंपनी के प्रमोटर्स के द्वारा रिटेल इन्वेस्टर के हक में और कंपनी के साख को बचाने के लिए लिया हुआ कदम था। एक फाइनेंशियल जार्गन को समझ ले, बियर कार्टेल। बियर कार्टेल जो शेयर्स बेचकर मुनाफा कमाते हैं, मतलब ऊंचे भाव पर बेचकर निचले भाव पर शेयर्स की डिलीवरी ले लेना और अंतर वाले राशि को मुनाफे के तौर पे अर्जित कर लेना। 1982 का शेयर मार्केट क्रैश बंगाल के बियर कार्टेल मंदड़ियों के द्वारा उत्पन्न किया गया था। मुख्य रूप से रिलायंस कंपनी के शेयर्स को लक्ष्य बनाया गया था। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए कंपनी प्रमुख लेट धीरूभाई अंबानी ने अपने एनआरआई इन्वेस्टर फ्रेंड्स की मदद से इन मंदेड़ियों बियर कार्टेल को अपने तिकड़मबाजी से बाज आने के लिए मजबूर किया, जिसके कारण बीएसई लगातार 3 दिनों के लिए बंद रहा। 1992 का क्रैश 1992, 1991, 1991 के आर्थिक उदारीकरण इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद शेयर मार्केट उछाल और हलचलों से भरा रहा, जिसके मुख्य कारण हर्षद मेहता और केतन पारिक जैसे ट्रेडर्स के द्वारा कीमतों भावों में हेराफेरी, निवेशकों के तर्कहीन उत्साह और कुछ वैश्विक घटनाएं, इन सभी कारणों से मिलकर एक बबल क्रिएट हुआ जो अंत में फट गया। यह क्रैश निवेशकों के लिए एक आई ओपनर साबित हुआ। 28 अप्रैल 1992 को बीएसई में 12.77% की गिरावट को दर्ज किया गया। 2004 का क्रैश 17 मई 2004 को बीएसई में 15.52% की गिरावट दर्ज की गई थी। प्रतिशत के संदर्भ में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट थी। एनडीए गठबंधन का इलेक्शन में हार जाना और यूपीए गठबंधन का सरकार बनाना, यह एक चौंकाने वाला इलेक्शन रिजल्ट था। स्टॉक मार्केट ने अपने ढंग से इस पर अपना रिएक्शन दिया। साल 2006, 2007, 2008 और 2009 का मार्केट क्रैश। ये 4 साल 2006 से 2009 तक शेयर मार्केट के लिए काफी कठिनाइयों भरा रहा। छोटे बड़े गिरावट दर्ज किए गए। 21 जनवरी 2008 बीएसई 1408 अंक गिरकर 17,605 पर आ गया। मीडिया में इस दिन को ब्लैक मंडे का नाम दिया गया। 2008 का क्रैश अमेरिकी वित्तीय संकट के कारण भारतीय स्टॉक मार्केट में भी देखा गया। इस वर्ष लगातार स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखी गई। साल 2015-2016 मार्केट क्रैश। 2015-2016 दुनिया भर के शेयर बाजारों के लिए कठिन दौर था। फरवरी 2016 तक सेंसेक्स में 26% की गिरावट को दर्ज किया गया था। कारण बैंकों का एनपीए बढ़ना, डीमोनेटाइजेशन आदि। साल 2018 का मार्केट क्रैश 2018। वैसे तो इस गिरावट को मार्केट क्रैश की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अपने बजट स्पीच में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 12 महीने के बाद बेचे गए इक्विटी शेयर पर 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स प्रस्तावित कर दिया गया, जिससे 2 और 5 फरवरी 2018 को एनएससी और सेंसेक्स में भारी गिरावट दर्ज की गई। साल 2020 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट पेश किया गया। इसी दिन निफ्टी 3%, सेंसेक्स में 2% की गिरावट दर्ज हुई। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के कारण शेयर बाजार में गिरावट आने वाले दिनों में जारी रही। कोरोना वायरस के प्रभाव से संबंधित लॉकडाउन के कारण विश्व भर में आर्थिक मंदी का अंदेशा होने लगा।
23 मार्च 2020 सेंसेक्स 13.15% और निफ्टी 12.98% गिर गया। कोरोना वायरस के संकट के कारण संपूर्ण विश्व के स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट दर्ज की गई। भारतीय स्टॉक मार्केट भी कुछ ही दिनों में 35 से 40% तक ढह गया। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में वित्तीय जोखिम तो होता है, पर इससे मिलने वाले रिटर्न्स को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शेयर मार्केट क्रैश या मार्केट में गिरावट स्वाभाविक चक्र है, इसलिए इससे निजात पाने का उपाय है कि आप हमेशा अच्छे स्टॉक में लॉन्ग टर्म निवेश करें। आप स्टॉक मार्केट में जबरदस्त उछाल लेकर आए हैं। आपको क्या लगता है बजट के बाद इससे भी बड़ा धमाका होगा? देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करने की।